हेलो एवरीवन, कम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस साइंस में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें टॉपिक है क्रांति कोण। आज हम लोग समझने वाले हैं क्रांति कोण क्या होती है, और इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है ना। तो आज हम देख लेते हैं कि आखिर दोनों किस तरह का व्यवहार करती है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं क्रांति कोण के बारे में, है ना। आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं, है ना, क्रांति कोण। क्रांति कोण, ठीक है। अगर हम अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में इसे बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल कहा जाता है ना। क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, ठीक है। एक क्रिटिकल एंगल के बारे में आज हम समझने वाले हैं। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रकाश है ना। कोई इस तरह से प्रकाश है, इधर हम समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। एक मीडियम है, नीचे हम मान लेते हैं जल, है ना। नीचे क्या मान लेते हैं? जल मान लेते हैं। सभी को दिख रहा है ना। नीचे हम लोग जल मान लिए, और नीचे जल जो हम लोग का कहलाएगा सघन माध्यम। क्या कहलाएगा? सघन माध्यम, है ना। सपोज मान लेते हैं कि सघन माध्यम है, ठीक है। और ऊपर में हम मान लिए कि ऊपर एक माध्यम है जो हम बोल देते हैं कि हवा है। और जो हम लोग का क्या होगा, इसके अपेक्षा विरल माध्यम होगा, है ना। जल के अपेक्षा ये कौन सा माध्यम कहलाएगा? विरल माध्यम कहलाएगा, ठीक है। अगर हम प्रकाश को भेज रहे हैं कहाँ से, तो सघन माध्यम से, है ना। अगर मान के चलते हैं कि प्रकाश इस एंगल पर गया, है ना, और अपवर्तन के बाद ये पुनः इस पथ पर आ गया, है ना। प्रकाश इस पथ पर आ गया, है ना। तो यहाँ जो हम लोग का एंगल बन गया, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री, है ना। तो ये 90 डिग्री जिस आपतन कोण पर बनेगा, ये 90 डिग्री जिस आपतन कोण पर बनेगा, उसी कोण को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल देंगे IC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? IC, है ना। कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? क्रांति कोण। बिकॉज अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बोले, है ना, अगर हम बोले कि 30 डिग्री पर, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने के लिए हम लिखवा रहे हैं। अगर मान के चलते हैं कि कोई किरण 25 डिग्री पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री हो जाता है, है ना। तो यहाँ पे बाबू जो हम लोग का अपवर्तन कोण दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ हम लोग का जो हो जाएगा क्रांति कोण। क्या हो जाएगा बाबू? क्रांति कोण, है ना। यहाँ जो हम लोग का क्रांति कोण होगा वो कितना हो जाएगा, है ना। कोई किरण 25 डिग्री पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो क्रांति कोण का मान कितना होगा, है ना। क्रांति कोण का मान कितना होगा? क्रांति कोण का मान कितना होगा, है ना। मान कितना होगा? क्रांति कोण का मान कितना होगा, इस समझिएगा कितना होगा, ठीक है। हमने क्या बताया कि जिस एंगल पर अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री प्राप्त हो गया, उस कोण को ही कहते हैं क्रांति कोण। अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई किरण 25 डिग्री पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो क्रांति कोण का मान कितना होगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, कि क्रांति कोण कितना डिग्री पर दिया? 90। 25 पर दे रहा है 90, है ना। इसलिए यहाँ पे जो क्रांति कोण हम लोग का होगा, क्रांति कोण कितना डिग्री होगा? 25 डिग्री होगा, ठीक है। हम लोग का कितना डिग्री हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। यही होता है बाबू क्रिटिकल एंगल।
है ना। और ये देखिए जो क्रांति कोण बनल है ये किस माध्यम में बनल है, सघन माध्यम में बना है कि विरल माध्यम में बना है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि जो क्रांति कोण बनल है वो हम लोग का सघन माध्यम में बनल है ना। और जो 90 जो बनल है ये किस माध्यम में बनल है, विरल माध्यम में बनल है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि सघन माध्यम में बना वह कोण, सघन माध्यम बना वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है ना। तो यही कोण हम लोग का कहलाता है क्रांति कोण, है ना। इसका परिभाषा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसका परिभाषा। अगर हम परिभाषा की बात करें, है ना, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिख सकते हैं इसका, है ना। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार है ना, सघन से विरल में इस प्रकार जाती है कि अपवर्तन कोण का मान, कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो अपवर्तन कोण के संगत, अपवर्तन कोण के संगत बना कोण को क्रांति कोण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। यही हम लोग का परिभाषा हो गया है ना। परिभाषा में क्या लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो अपवर्तन कोण के संगत जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। अगर ये एंगल 25 पर दे देता है 90 तो 25 डिग्री क्रांति कोण होगा। अगर मान के चलते हैं कि 35 पर दे दिया, अगर 35 पर हमें 90 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 35 पर अगर 90 प्राप्त हुआ तो हम लोग का क्रांति कोण 35 कहलाएगा, है ना। कितना कहलाएगा, 35 कहलाएगा। अगर मान के चलते हैं कि 45 पर 90 दे रहा है तो हम लोग का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री कहलाएगा। बात समझ गए। चलिए इस तरह से इसका डायग्राम है ना। यह हो गया क्रांति कोण के बारे में। जल्दी से इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि हम आगे बताने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का यह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। अब हम समझेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है। अगर मान लेते हैं बाबू कि अगर हम क्रिटिकल एंगल को बढ़ा देते हैं, है ना, जिस एंगल पर क्रांति कोण घट रही है, अगर उस एंगल को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं तो प्रकाश क्रिटिकल एंगल में देख रहे हैं कि मीडियम को अलग करने वाली सतह पर जा रही थी। अब जैसे ही एंगल को बढ़ा देंगे तो प्रकाश क्या होगा कि उसी मीडियम में लौट आएगा। जैसे हम इसको बताते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का समझने का प्रयास करेंगे सभी को। अभी देखिए दो नॉर्मल लेते हैं, है ना, दो नॉर्मल लेते हैं। ऊपर में तो हम लोग का हवा रहेगा, है ना। कौन सा मीडियम है जी, विरल है। कौन सा मीडियम है, विरल है ना। कौन सा मीडियम है, विरल है। नीचे हम लोग का जल है, नीचे हम लोग का क्या है, जल, जो कौन सा माध्यम कहलाएगा, सघन कहलाएगा, है ना, सघन कहलाएगा। अब देखिएगा प्रकाश कैसे जाएगा। अभी मान के चलते हैं कि यहाँ से प्रकाश जारी है, ठीक है, और इस पथ पर आ गया, तब तो क्रांति कोण भी घटल है ना। कौन सी घटना घटा है, क्रांति कोण का, है ना, क्रिटिकल एंगल। मान के चलते हैं कि यह थीटा से है ना, थीटा से क्रिटिकल एंगल घट गया, चूँकि यहाँ 90 बन चुका है। यहाँ कितना बन गया, 90 बन गया, है ना। अब हम क्या करते हैं कि क्रिटिकल एंगल को हम बढ़ा देते हैं। अभी देख रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल में जो प्रकाश है कि इस पथ पर
है ना। और जैसे अगर हम प्रकाश को प्रकाश कर रहे हैं कि थीटा को हम बढ़ा देते हैं, है ना, थीटा करने का मतलब, थीटा से करने का मतलब क्रांति कोण। अगर जैसे हम इस क्रांति कोण को हम बढ़ाएंगे तो प्रकाश क्या होगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखिए एंगल बढ़ा या नहीं बढ़ा, है ना। ये जो आपतन कोण है ये बढ़ गया, थीटा से बढ़ गया, है ना, थीटा से क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रकाश का होगा इसी पथ में पुनः वापस आ जाएगा, इसी पथ में क्या हो जाएगा, पुनः वापस आ जाएगा, है ना। यही घटना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, है ना, कि प्रकाश जिस मीडियम में गया था उसी मीडियम में आ गया। यह घटना घटता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस मीडियम से प्रकाश गया उसी मीडियम से वापस आ गया, उसको वो तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और देखिए वही घटना यहाँ पे घट रही है, पूरा के पूरा यह घटना घट रही है ना। इसलिए हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्या, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्त क्या होता है कि बाबू प्रकाश को, देखिए अभी आप बताइएगा, प्रकाश सघन से विरल में जा रही है कि विरल से सघन में आ रही है। तो प्रकाश हम देख रहे हैं कि सघन से विरल, ऊपर लिए है हवा, ये नॉर्मल है ना, ये क्या है, नॉर्मल है, ये हम लोग का नॉर्मल है, N1 N2, है ना। अब देख रहे हैं प्रकाश सघन से विरल में जा रही है। दूसरा बात कि यहाँ पे जो बाबू आपतन कोण है वो क्रांति कोण के मान से अधिक होता है, और अधिक होना चाहिए तबे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटेगा, अन्यथा यह घटना घटने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो शर्त भी समझ गए कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए, ये हम लोग का शर्त है। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग का परिभाषा है ना, हम लोग का परिभाषा यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे परिभाषा कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करती है, इस प्रकार प्रवेश करती है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाती है, है ना। तो प्रकाश पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक
परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यह रहा आप लोग के सामने परिभाषा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करती है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाती है, तो प्रकाश पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कहते हैं। शर्त क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, शर्त है ना। अगर हम शर्त की बात करें कि इसका शर्त क्या है, शर्त क्या होना चाहिए, कंडीशन की अगर हम बात करें कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त आता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्या शर्त है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित शर्त है, जिसमें हम लोग पहला समझेंगे कि प्रकाश को, है ना, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, है ना। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आता है एग्जाम में कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन लिख सकते हैं, इसका दो कंडीशन है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या होना चाहिए बाबू, अधिक होना चाहिए। यह रहा हम लोग का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिभाषा और इसका शर्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर जो घटनाएं घटती है वो कौन कौन सी घटनाएं हैं, उसको अब हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो यह रहा है आप लोग के सामने नेक्स्ट टॉपिक है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित घटनाएं, है ना, कि क्या क्या ऐसी घटनाएं होती है जो TIR से संबंधित है ना। जैसे हीरा का चमकना हम लोग का TIR पर आधारित है ना। TIR पे क्या है, आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हीरा का चमकना, क्या लिख सकते हैं, हीरा का चमकना, है ना, हीरा का चमकना। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से रिलेटेड है ना। आप देखे होंगे कहीं कांच अगर टूट जाता है ना, कांच अगर टूट जाता है तो उसके जो दरार होती है वो चमकती है ना। तो कांच के दरार को चमकना, है ना, कांच के दरार का चमकना, कांच लिख सकते हैं, कांच की दरार का चमकना, है ना, चमकना। तीसरा लिख सकते हैं आप देखे होंगे कि जल में, नदी तालाब में, है ना, जल के जो बुलबुला होती है वो चमकता है ना, क्या होता है, चमकता है। तो बोल सकते हैं कि जल के बुलबुले को चमकना, जल में बुलबुले को चमकना, ठीक है। अगला कारण लिख सकते हैं, है ना, अगला लिख सकते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका का बंधना, रेगिस्तान, है ना, रेगिस्तान में मरीचिका
मिरेज मरीचिका का बनना। ठीक है, अब देखे होंगे रेगिस्तान में जाइएगा तो केवल बालू ही बालू तो मिलता है ना। उसमें थोड़ा सा क्या होता है, एक भ्रम हो जाता है। जैसे आप कुछ दूर पर देखोगे ना तो लगेगा कि वहाँ पे एक जल का भंडार है। जल का क्या है, भंडार है। जानवर को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जल का भंडार है और जानवर उस जल के भंडार के भ्रम में भ्रमित हो जाती है। जैसे जैसे जाता है वो भंडार और आगे दिखते जाता है और इसी तरह करते 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 जानवर बहुत दूर चली जाती है और दूर चल जाने की वजह से क्या होता है, प्यासा वहीं पे अपना जान त्याग देती है ना। ये होता है रेगिस्तान में घटनाएं। मरीचिका समझ गए है ना। आँख के साथ ही धोखा होता है मरीचिका। ठीक है, देखते हैं कुछ और जाते हैं तो बन जाता है कुछ और। सड़क पर जल का दिखना। सड़क पर आप देखे होंगे है ना, सड़क पर जल का दिखना, जल का दिखना। ज़्यादातर गर्मी में देखिएगा कि दूर सड़क स्थित पर लगेगा कि सड़क पर वहाँ जल जमा है ना। वहाँ पे जल दिख रहा है, जल आपको वहाँ पे लगेगा कि नहीं जल यहाँ पे है। लेकिन जैसे जैसे जाइएगा ना वो चीज़ वह और आगे दिखाई देने लगेगा। तो एक तरह का भ्रम हो जाता है। एक क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। यह जो भ्रमित करता है वो TIR के कारण घटती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशिक तंतु के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु में भी घटनाएं घटती है TIR की है ना। तो ये रहा आपके सामने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित घटनाएं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित घटनाएं यह है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ देख लेते हैं कि मरीचिका क्या है ना, और देख लेते हैं कि हीरा का चमकना। काफ़ी दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहला हीरा का चमकना और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे है ना, क्या पढ़ेंगे, मरीचिका के बारे में है ना। मरीचिका के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो फिलहाल आप इससे भी क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और हम इधर लिख देते हैं है ना। दोनों के बारे में लिख देते हैं कि बाबू आखिर सबसे पहले क्या लिख देते हैं, मरीचिका के बारे में लिख देते हैं है ना। मरीचिका, मरीचिका, मरीचिका। ठीक है, मरीचिका जिसको बोलते हैं मिरेज, मिरेज कहते हैं है ना। मरीचिका क्या होता है ना, तो लिखेंगे कि यह एक प्रकार का आँखों का धोखा है। लिखेंगे इसका परिभाषा कि यह एक प्रकार के आँखों का धोखा है, आँखों का धोखा है ना, धोखा है, धोखा है। यह क्या है बाबू, तो यह एक प्रकार का आँखों का धोखा है। एक तरह के धोखे न हुआ, जैसे जैसे जा रहे हैं तो जल का भंडार आगे चला जा रहा है, तो धोखा हो रहा है हमारे आँख के साथ है ना। जो रेगिस्तान में यात्रियों एवं जानवरों को धोखा है, जो रेगिस्तान में आदमियों एवं जानवरों को, जो रेगिस्तान में आदमी एवं जानवरों को बालू के स्थान पर है ना, बालू के स्थान पर हम लोग को क्या दिखता है बाबू, तो बालू के स्थान पर जल का भ्रम होता है ना। क्या का भ्रम होता है ना, जल का भ्रम होता है, जल का भ्रम होता है। जल का भ्रम होता है।
ठीक है। इसी भ्रम को मरीचिका कहा जाता है। इसी भ्रम को हम क्या कहते हैं बाबू? तो इसी भ्रम को, है ना, इसी भ्रम को मरीचिका 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 कहा जाता है। ठीक है, इसी भ्रम को क्या कहा जाता है? मरीचिका कहा जाता है। ठीक है, इसी भ्रम को मरीचिका कहा जाता है। ठंडे प्रदेश में इसे लूमिंग के नाम से जानते हैं। मरीचिका को ठंडे प्रदेश में, है ना, इसे या फिर लिख सकते हैं कि मरीचिका को ठंडे प्रदेश में लूमिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं बाबू? लूमिंग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि ठंडे प्रदेश में मरीचिका को किसके नाम से जानेंगे? तो लूमिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह हम लोग का हो गया मरीचिका, है ना, कि मिर्च क्या होता है। अब हम आपको समझाते हैं हीरा का चमकना। ठीक है, इसी में समझ लेते हैं हीरा का चमकना। देखते हैं, अगर यहाँ पे हट जाएगा तो अच्छी बात है। तो हम लोग का टॉपिक रहेगा हीरा का चमकना। यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रही है। हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। चलिए अब इसके बारे में लिख लेते हैं। इसके बारे में लिख लेते हैं क्या, कि हीरा क्यों चमकती है ना। तो यह भी जो घटनाएं घटती है, यह भी टीआई यार्ड पर घट रही है ना। यहाँ पे हम समझेंगे कि हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है कि जब इससे प्रकाश को प्रवेश कराया जाता है, लिखेंगे कि हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है, हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है कि जब प्रकाश इससे गुजारा जाता है, है ना। हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है कि जब प्रकाश इससे, है ना, कि जब प्रकाश इसमें, है ना, प्रकाश इसमें गुजारा जाता है तो इसका अपवर्तनांक देखिएगा। हीरा का भी अपवर्तनांक देखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है आपको पता होगा कि जब अब हीरा है ना, हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक मालूम है किसी को? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। याद कर लीजिएगा, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। तो हीरा को इस प्रकार तरस जाता है कि जब प्रकाश इसमें गुजारा जाता है ना, तो क्या होता है कि इसका अपवर्तनांक हीरा तो इसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है कि जब प्रकाश इसमें गुजारा जाता है तो इसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। प्रकाश जो है से बाहर नहीं निकल पाता है, नहीं निकल पाता है। प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, तो प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, अर्थात लिख सकते हैं अर्थात हीरा में ही प्रकाश
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाती है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाती है। हीरा में ही क्या हो जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण हीरा ज़्यादा चमकने लगती है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आज का टॉपिक कि क्रांति कोण क्या था, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देख लिए और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर घटने वाली घटनाएं देख लिए। तो इस सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। बाकी जो बच गया है हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों, सखी, संबंधी में क्या कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।